किया था। आप सबको पता, अगर आप सबने वो वीडियो पिछली प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि हमने कौन सा टॉपिक किया था। तो हमारा टॉपिक था, चलो मैं ही बता देती हूँ, हमारा टॉपिक था इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। कल हमने इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि क्या होती है इकोनॉमिक्स और कैसे कहाँ से उसका ऑरिजिन हुआ, कहाँ से वो ये इकोनॉमिक्स वर्ड बना। तो आई होप आप सबने वो प्रीवियस वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाइए और वो वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपको आगे का ये वीडियो समझ आएगी। प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप वीडियो के लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। देन आप ये वीडियो पूरी देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर हैज़ ग्रोन ओवर टाइम, कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है, स्कोप है, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हमने क्या किया था, जर्नल एक मीनिंग डिस्कस किया था। उसके बाद आपको एग्जाम में जनरल मीनिंग पे क्वेश्चन तो आता ही आता है, डिफाइन इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ये। बट इसके बाद क्या आता है कि मेन कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं बता रही थी आपको कि जो इकोनॉमिक्स है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ग्रो करती गई। उसमें अलग अलग फेमस इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपने व्यू के अकॉर्डिंग अपनी अपनी डेफिनेशंस दे के इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया। नहीं तो पहले क्या था, इकोनॉमिक्स को क्या बोलते थे, इकोनॉमिक्स को जस्ट एज अ साइंस ऑफ स्टेट एक्टिविटी कहा जाता था। साइंस ऑफ स्टेट एक्टिविटी, स्टेट एक्टिविटी बस स्टेट की एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो स्टेट की एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो स्टेट की क्या क्या एक्टिविटीज जो हैं वो देखते हैं। हाँ जी, तो इकोनॉमिक्स को पहले क्या माना जाता था, साइंस ऑफ स्टेट एक्टिविटीज, जो किससे जुड़ी होती थी, रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, एक रेवेन्यू इकट्ठा करना, रेवेन्यू मतलब कि टैक्सेस टाइप, और उसके बाद वो जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ उसको क्या करना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एलोकेट करना। ये था इकोनॉमिक्स का मीनिंग की गवर्नमेंट स्टेट एक्टिविटी में थी। गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करती है, देन उसको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एलोकेट करती है। क्यों एलोकेट करती है, तो हमने कल पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्सेज जो हमारे इंडिया के रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे इन्होंने जैसे कहा है कि रेवेन्यू उसको लेके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एलोकेट करेगी, डिवाइड करेगी, ताकि क्या हो सके कि जो हमारी सिटीज़न हैं इंडिया के, उनकी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको अलग अलग तरीक़ों से सेटिस्फाई किया जा सके। तो पहले इतना ही था मीनिंग इकोनॉमिक्स का। बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, हाँ, उसके बाद इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में, स्कोप में चेंजेस आते गए और इसकी डेवलपमेंट होती गई, ग्रोथ होती गई। तो इसकी ग्रोथ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, मे बी ये वीडियो 2 पार्ट्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आगे इनके जो ऑथर इकोनॉमिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन कैसे, क्या है डेफिनेशन का मतलब, उनकी क्रिटिसिज्म सब डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो मे बी ये वीडियो लेंथी हो, इसलिए 2 पार्ट्स में आएगी। तो ग्रोथ, अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कैसे इकोनॉमिक्स की ग्रोथ हुई, कौन लोग थे, किन्होंने इसको, इसके सब्जेक्ट मैटर को, स्कोप को, कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले आए एडम स्मिथ। इन्होंने अपनी बुक लिखी, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। एडम स्मिथ सबसे पहले इन्होंने अपनी बुक लिखी, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स,
तो एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद आए मार्शल, डॉक्टर मार्शल, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। थर्ड नंबर पे आए लॉर्ड रॉबिन्स, देन आए सैमुअलसन, और इसके बाद बहुत ही सारे इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी। सबसे पहले हमारी आ जाती है, तो सबसे पहली है हमारी वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन है, अब पेपर में आपको आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, डिफाइन वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है ना, या फिर आपको कुछ भी आ सकता है, या डिफाइन डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ। तो आपको पता होना चाहिए वेल्थ डेफिनेशन कौन से इकोनॉमिस्ट की है। तो वेल्थ डेफिनेशन के इकोनॉमिस्ट हैं हमारे पास एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ कौन है, मैंने अभी पहले बताया पीछे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, उनको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पिता भी माना जाता है। उसके बाद एडम स्मिथ की बुक का, जो उन्होंने बुक लिखी जिसमें उन्होंने वो डेफिनेशन दी, उस बुक का नेम, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि वेल्थ डेफिनेशन किसकी है, किसने लिखी, कौन सी बुक में लिखी, ये बुक कब आई और क्या डेफिनेशन है, ये मेन पॉइंट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो बुक का क्या नेम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये उनकी बुक है। इसको, इस नेम को आपने एज इट इज़ लर्न करना है। उसके बाद उनकी बुक का नेम तो हो गया, देन आपने क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया कि ये बुक कब पब्लिश हुई। तो उनकी बुक कब पब्लिश हुई थी, 1776, उनकी बुक कब पब्लिश हुई, इन द ईयर 1776। तो उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी डेफिनेशन बहुत ही मिलती जुलती है उनकी बुक की नेम से। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, economics is an inquiry into the nature and causes of wealth of nation, ये उनकी डेफिनेशन है जो कि उनकी डिट्टो उनकी बुक के नेम की तरह ही है। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। बट याद रखना है कि आप इस डेफिनेशन में अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट की दी हुई डेफिनेशन है और आपको इसको एज इट इज़ ही लर्न करना पड़ेगा। तो चलो, ये तो हो गया कि क्या उन्होंने अपनी वेल्थ डेफिनेशन है किसने दी, एडम स्मिथ ने। एक बार रिवाइज कर लें, बुक का नेम क्या है उनकी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बुक कब पब्लिश्ड हुई, इन द ईयर 1776, और उनकी बुक की डेफिनेशन कौन सी है, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके बाद अब हमें इतना तो करना है, बट ये नहीं कि हमें इसको रट्टा लगाना है। अब हम समझेंगे कि जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है वो हमें क्या बताती है। अब हम आप सबने देखा होगा कि इस डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा, वेल्थ और वेल्थ वर्ड यूज़ है। आप सबके माइंड में होगा भी ये ज़रूर कि वेल्थ है क्या, वेल्थ क्या पैसा है, क्या है वेल्थ, नहीं, मैं आपको वेल्थ का मतलब भी बताऊंगी, डोंट वरी एट ऑल। वेल्थ क्या है, एडम स्मिथ की व्यू से वेल्थ क्या है, वेल्थ क्या है, वेल्थ मीन्स ऑल काइंड ऑफ मटीरियल गुड्स कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग आर वांट्स, वो सारी मटीरियल गुड्स जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, जो हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई करती हैं, उसको वेल्थ बोलते हैं। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन हमें क्या क्या बताती है, किन किन एडम स्मिथ की डेफिनेशन से हमें क्या पता लगता है। पहली चीज़ ये पता लगती है कि क्या है वेल्थ, व्हाट इज़ वेल्थ। उसके बाद कि हम वेल्थ के वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और कौन से फैक्टर हैं, ऑन व्हाट फैक्टर्स डिपेंड द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ वेल्थ, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जिसके ऊपर वेल्थ डिपेंड करती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन बताती है, इसीलिए इसको, इस डेफिनेशन को नेम दिया गया है वेल्थ डेफिनेशन, क्योंकि इसमें
एडम स्मिथ ने किसके बारे में डिस्कस किया है? वेल्थ के बारे में। और वेल्थ क्या है? वेल्थ है वो सारी मटेरियल गुड्स जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है जी। बट एडम स्मिथ ने तो ये डेफिनेशन दी और उनको क्या माना जाता है? अर्थशास्त्र का पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बट उनकी इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज़ किया गया, उनकी इस डेफिनेशन को भी कुछ इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, और वो इकोनॉमिस्ट थे रस्किन, मॉरिस। ये इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं, ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। इसमें इन्होंने कहा कि एडम स्मिथ ने सिर्फ किसके ऊपर पूरा फोकस दिया है? वेल्थ के ऊपर, और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इसको एक अच्छी डेफिनेशन नहीं मानते इकोनॉमिक्स की। उन्होंने इसको दे हैव कमेंडेड, उन्होंने उसको नेम दे दिया एज अ डिस्मल साइंस, साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर। तो ये इतना था हमारा वेल्थ डेफिनेशन के रिलेटेड। उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे। एग्ज़ाम में आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आ जाए तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर, जितना मैंने समझा अगर इतना भी लिखेंगे वेल एंड गुड है। बट इसमें कुछ और चीज़ें जैसे कि क्रिटिसिज्म, उसके बाद इसको डिफाइन करना कि क्या क्या पॉइंट्स हमें इस डेफिनेशन से पता लगे हैं, वो सब भी आपको अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारी सेकेंड डेफिनेशन आ जाती है मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन। मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन, हाँ जी। तो मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन नाम से याद रख लेना है। मटीरियल, तो इसमें किस टॉपिक, मोस्टली जो इनकी डेफिनेशंस के नेम है कि उसमें मेन टॉपिक किस है, उससे रिलेटेड है। जैसे एडम स्मिथ की थी वेल्थ डेफिनेशन, तो उसमें वेल्थ को डिस्कस किया गया था। अब ये है मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है जी। मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन किसने दी है? डॉक्टर मार्शल ने। आपको एक तरीका, एक हिंट है, डरता नहीं, जस्ट आपको याद रहे, एम से मटीरियल और एम से मार्शल, याद रखना। एम से मटीरियल वाली डेफिनेशन किसने दी है? एम से मार्शल ने। क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम्स में जाके कई बार भूल जाते हैं कि वेल्थ डेफिनेशन किसकी है और मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन किसकी है, उसके बाद आगे दो और करेंगे वो डेफिनेशंस किसकी हैं। तो ये आप एक थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ लर्न करने के लिए, ताकि आपको भूलो नहीं। तो इस डेफिनेशन के इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर मार्शल, और उन्होंने बुक कौन सी लिखी? उनकी बुक का नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये बुक कब पब्लिश्ड हुई? इन द ईयर 1890, इन द ईयर 1890। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, डिस्कस करेंगे कि मार्शल की डेफिनेशन हमें क्या बताती है और क्या है मार्शल की डेफिनेशन। मार्शल ने अपनी बुक में क्या डेफिनेशन दी है? हाँ, डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। मार्शल की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी लेंथी है, तो घबराना नहीं है। इतनी बड़ी डेफिनेशन डोंट वरी, सिंपल है, देखने में ही मुश्किल है, बड़ी लगती है, बट इट्स वेरी सिंपल। हाँ जी, जो डेफिनेशन है जो मार्शल की वो क्या है, उसको पहले रीड कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requests of well-being। तो ये मार्शल की डेफिनेशन है मटीरियल वेलफेयर की। तो अब इसको समझते हैं, ये लर्न तो करनी पड़ेगी, अगर एग्ज़ाम में आ गई तो उसको एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से इसको चेंज नहीं कर सकते बच्चा। तो हाँ जी, अब ये हमने डेफिनेशन तो लिख ली, ये डेफिनेशन है, बट इस डेफिनेशन का मतलब क्या है वो भी समझते हैं कि मार्शल ने इस डेफिनेशन में क्या कहा है।
तो मार्शल जैसे आपको उसकी मेन हेडिंग से पता लग गया था मटेरियल वेलफेयर। तो मार्शल ने किसके बारे में बात की कि जो मटेरियल चीज़ें हैं, मटेरियल गुड्स हैं, वो मैं जो ह्यूमंस हैं उनको उनका वेलफेयर करती है, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं मटेरियल गुड्स। इसके बारे में मार्शल ने कहा है economic study those activities of social man which are concerned with the attainment and the use of material goods which promote his welfare। कि जो इसमें इकोनॉमिक्स में ह्यूमन की या मैन की उन एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया गया है जो वो मतलब परफॉर्म करता है किस चीज़ों को, मटेरियल गुड्स को हासिल करने के लिए, ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ये बोलती है मार्शल की डेफिनेशन। तो याद रखना है कि मार्शल फोकस किस पे करते हैं, मटेरियल वेलफेयर पे, मटेरियल चीज़ों पे। वो बोलते हैं मार्शल क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स डजंट स्टडी नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विस। मार्शल क्या बोलते हैं, जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी नहीं करती किसकी, नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्शल क्या बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखना है कि जो इकोनॉमिक्स है वो किस चीज़ की स्टडी नहीं करती, इस चीज़ की स्टडी नहीं करती। नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज को इकोनॉमिक्स अपने अंदर इंक्लूड नहीं करती, ये बोलते हैं मार्शल। ठीक है जी, अब इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद आपने देखा होगा कि इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का क्या मतलब है, क्या चीज़ है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन आपको पता ही कौन सी, वो सारी एक्टिविटीज़ जो वो परफॉर्म करता है मटेरियल थिंग्स को पाने के लिए, ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। सो दिस इज कॉल्ड वेल्थ डेफिनेशन, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ मार्शल। ठीक है, जो मार्शल ने दी है वो ये डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स वो है जो कि स्टडी करती है सोशल मैन की उन सारी एक्टिविटीज़ को जो वो परफॉर्म करता है, इसलिए मटेरियल गुड्स को पाने के लिए, ताकि उससे उसका क्या हो, उसकी वांट्स सेटिस्फाई हो सके, उसका वेलफेयर हो सके, उसकी भलाई हो सके। ये है मार्शल की डेफिनेशन। मार्शल याद रखना है बहुत कि मार्शल किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करता, मार्शल नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज को कहता है कि ये इकोनॉमिक्स में नहीं आती। ठीक है जी, ये थी हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद ये तो हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कर ली, किसकी की है, मार्शल की मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। बट इसके आगे क्रिटिसिज्म भी है, इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया। इस डेफिनेशन को किसने क्रिटिसाइज किया, इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करने वाले इकोनॉमिस्ट थे रॉबिन्स। रॉबिन्स ने मार्शल की इस डेफिनेशन को आके क्रिटिसाइज किया। उन्होंने इसको बहुत सारे डिफरेंट ग्राउंड्स पे आगे क्रिटिसाइज किया। पहले उन्होंने कहा कि रॉबिन्स ने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें सारी एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती है, चाहे वो प्रमोट करें वेलफेयर को चाहे नहीं, चाहे उन एक्टिविटीज़ से लोगों की भलाई हो और नॉट, चाहे ना हो, पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगी। मार्शल ने क्या कहा था कि वही एक्टिविटीज़
मर्की इकोनॉमिक्स में आती हैं जो सोशल मैन के वेलफेयर को प्रमोट करती हैं। बट रॉबिन्स कहते हैं ऐसा नहीं होता, उसमें सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, वेलफेयर वाली एक्टिविटीज़ भी और वो एक्टिविटीज़ भी जो लोगों का भला नहीं करती। उसके बाद सेकंड बात बोली मार्शल ने कि इकोनॉमिक स्टडी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंसर्निंग स्कार मीन्स वेदर मटीरियल ऑन, कि जो इकोनॉमिक्स है वो सारे ही इस गुड्स और सर्विसेज की स्टडी करती हैं, उसमें सारी की मटीरियल भी आती हैं और नॉन मटीरियल भी, नॉन मटीरियल भी। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि मार्शल क्या बोलता है, मार्शल बोलता है कि नॉन मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं इंक्लूड होती इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, बट रॉबिन्स कहते हैं ऐसा नहीं होता, दोनों ही एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, मटीरियल वाली भी और नॉन मटीरियल वाली भी। और थर्ड पॉइंट जो मार्शल ने कहा कि इस ग्राउंड पे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, वो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल ह्यूमन वेदर दे लिव इन सोसाइटी और इन आइसोलेशन, कि इकोनॉमिक्स है वो सबकी सारे ही ऑल ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है, चाहे वो रह रहे हैं सोसाइटी में और इनसाइड द सोसाइटी और आउटसाइड, चाहे वो बाहर रह रहे हैं, बाहर मतलब कि इन आइसोलेशन पहाड़ों पे रह रहे हैं, माउंटेन्स पे रह रहे हैं, कहीं जंगलों में जाके रह रहे हैं, तो इसमें सभी ही इंक्लूड होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके लेके जो रॉबिन्स ने मार्शल की इस डेफिनेशन को गलत कहा कि इसमें भी कमियां हैं। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, फर्स्ट पॉइंट वेलफेयर वाला, सेकंड पॉइंट मटेरियल और नॉन मटेरियल, और थर्ड पॉइंट ऑल ह्यूमंस इंक्लूड होते हैं इसमें, चाहे वो सोसाइटी में रहें चाहे वो सोसाइटी से बाहर। तो ये थे क्रिटिसिज्म। हाँ जी, तो आज हम सिर्फ दो इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जो टॉपिक है और ये वीडियो है ये समझ आई होगी, डेफिनेशंस क्लियर हुई होंगी। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन है, आप वहाँ मेरे को मैसेज करके नोट्स के रिगार्डिंग डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, तो उसको जाइए, उसको देख के आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। और कोशिश रही कि रट्टा मत मारिए, हमेशा कंसेप्ट को समझिए ताकि आप उसे अपनी लैंग्वेज आराम से लिख सकें। हाँ, जो डेफिनेशंस किसी ऑथर की हैं वो तो आपको एज इट इज़ ही लर्न करके लिखनी पड़ेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको प्रेस कीजिए, उसके साथ ही बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रही। बेल आइकन के बाद आपको ऑप्शन आएगा तो आपने ऑल पे क्लिक करना है ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ जी आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के रिलेटेड चाहिए, आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।